पुस्तक सशक्त एवं समर्थ प्रजातंत्र के मूलभूत आधार। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। संसार में अनेकों प्रकार की शासन पद्धतियां हैं, किंतु समाजशास्त्रियों ने प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली घोषित किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहने एवं शासन तंत्र के सुसंचालन का परोक्ष अधिकार जनता के हाथों में रहने से व्यक्ति एवं समाज के सर्वांगीण विकास की संभावना अधिक रहती है। किंतु प्रजातांत्रिक शासन की उपलब्धियों का लाभ तभी मिल पाता है जब जनता सुशिक्षित हो और अपने अधिकार का ठीक प्रकार उपयोग करे। दूरदर्शिता विवेकशीलता के अभाव में उचित निर्णय लेते नहीं बनता और शासन तंत्र निहित स्वार्थियों के हाथों में पड़कर स्वार्थ साधने का साधन मात्र बनकर रह जाता है। प्रजातंत्री देश के वास्तविक मालिक मतदाता हैं। काम करने के लिए नौकर रखते समय उसके गुणों अवगुणों श्रमशीलता चरित्रनिष्ठा की परख की जाती है। देश की बागडोर संभालने एवं संचालन का दायित्व सौंपने के पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि जिनके हाथों में देश की अरबों खरबों रुपए की संपत्ति की साज संभाल देख रेख की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, वे कैसे हैं, ईमानदारी चरित्र निष्ठा है अथवा नहीं। यदि इस तथ्य की उपेक्षा कर दी गई तो देश की 68 करोड़ जनता प्रभावित होगी। मतदाता को 1000 बार यह सोचना चाहिए कि राष्ट्र के विकास विनाश का उत्तरदायित्व प्रजातंत्र ने उनके कंधे पर सौंपा है। उसे यह अधिकार मिला हुआ है कि चाहे तो देश को ऊंचा उठाने में योगदान दे अथवा पतन के गर्त में घसीट ले जाए। इस अधिकार का उपयोग वह वर्षों बाद मात्र एक बार ही करता है। मतदान चंद घंटे चलते हैं, किंतु उतनी ही देर में देश के भाग्य को बेच देने जैसी प्रक्रिया संपन्न होती है। चेक पर हस्ताक्षर करने में सेकंड लगते हैं। इतने से ही जिंदगी भर की कमाई का जमा पैसा बैंक से निकाला जा सकता है। किसी को अपनी जायदाद बेच देने के लिए रजिस्ट्रार के दफ्तर में मात्र 5 मिनट खड़े होना और हस्ताक्षर कर देना पर्याप्त होता है। बाप दादों की कमाई उतने भर से पराई हो जाती है। ठीक चेक पर हस्ताक्षर करने एवं रजिस्ट्री ऑफिस में स्वीकृति देने जैसी क्रिया ही मतदान की है। वोट मांगने के लिए वर्तमान युग में कितने ही प्रकार के हथकंडे अपनाए एवं तरकीबें भिड़ाई जाती हैं, जिसे देखकर मनुष्य की धूर्तता का लोहा मानना पड़ता है। जातिवाद बिरादरीवाद संप्रदायवाद भाषावाद जैसे कितने ही नुस्खे प्रयोग किए जाते हैं। अपनी जाति अपनी बिरादरी वालों से कहा जाता है कि अपने तो अपने ही होते हैं। हम आपकी बिरादरी खानदान रिश्तेदारी में से हैं जो आपका भला करेंगे, सो दूसरे का थोड़े ही कर सकते हैं। जो काम हमसे निकल सकता है सो दूसरों से थोड़े ही निकलेगा। चुन जाने पर अपनी बिरादरी का सिर ऊंचा होगा और दूसरी बिरादरी वाले हम लोगों का मुकाबला न कर सकेंगे। इस प्रकार की बातें भावनाओं को भड़काने में जादू की तरह काम करती हैं और भोले लोग सहज ही उनके बहकावे में आ जाते हैं। परस्पर फूट पैदा करके अपनी बिरादरी का दूसरी बिरादरी वालों से झूठे आदर्श सिद्धांत की बात करके लालच आदि देकर वोट प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। सर्वत्र आजकल यही हथकंडे प्रायः उपयुक्त किए जाते हैं। चुनाव जीतने में यह कूटनीति इन दिनों अधिक कारगर सिद्ध हो रही है। बिरादरी के हित के नाम पर उन्होंने कब क्या किया? बिरादरी की कुरीतियों को छुड़ाने एवं विकास में क्या योगदान रहा, इसका लेखा जोखा मांगने पर वे शून्य निकलते हैं। एक बिरादरी से दूसरी के बीच तनाव पैदा करके अपना स्वार्थ साधने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे तक अपनाए जाते हैं। जन सामान्य को यह विचार करना चाहिए कि बिरादरी बिरादरी के बीच
कोई युद्ध तो चल नहीं रहा है जिसमें अपनी जाति के लोगों की जीत आवश्यक हो। सरकारी कानूनी ऐसा कोई विधान भी नहीं है जिससे कोई जाति विशेष वाला व्यक्ति अपनी जाति वालों का फायदा करा सके। यदि कोई अन्याय और पक्षपात से कोई अनुचित लाभ करा भी देता है तो इससे अव्यवस्था फैलती और समाज में गलत परंपरा पड़ती है। अतएव इन सब बातों को देखते हुए शासन में बिरादरीवाद, जातिवाद का कोई महत्व नहीं रह जाता। सामान्यतया मतदाता को फुसलाने में 3 प्रकार के हथकंडे प्रयोग किए जाते हैं। 1. मीठी बातें बनाकर अपने को उसका विश्वस्त और शुभ चिंतक सिद्ध करना। 2. प्रलोभन उपहार देकर अपने को उदार एवं सज्जन सिद्ध करना। 3. भविष्य में कोई बड़ा फायदा करा देने का आश्वासन देना। वोट प्राप्त करने के लिए प्रायः यही 3 आधार अपनाए जाते हैं। वास्तविकता का पता तो चुनाव के बाद लगता है। अब समय आ गया है कि मतदाता अपना महान दायित्व समझे और अपने को इतना मूर्ख न सिद्ध होने दे कि हर बार प्रतिनिधित्व का सेहरा उन लोगों के सिर पर बंध जाए जिनसे लोकहित की कोई आशा नहीं की जा सकती। चुनाव में अंधाधुंध विपुल धनराशि खर्च करना एक परंपरा सी बन गई है। जुआ की भांति एक बड़ी राशि दांव पर लगाई जाती है। इतना खर्च क्यों किया जा रहा है, इस मंतव्य का भी पता लगाना चाहिए। प्रायः अधिकांश की दृष्टि यह रहती है कि दांव पर लगाया गया पैसा कई गुना होकर जीतने के बाद वापिस आ जाएगा। यदि यह कुटिलता काम कर रही है तो मतदाता को इसकी परख करनी चाहिए। कोई ईमानदार व्यक्ति भी देश सेवा का अवसर पाने के लिए इतना खर्च करता हो तो भी यह न्यायानुकूल नहीं। खर्चीले चुनाव प्रचार का सर्वत्र विरोध होना चाहिए, अन्यथा चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी नीतिवान बना रहेगा यह संदिग्ध है। जब तक चुनाव इतना महंगा रहेगा तब तक केवल संपन्न लोग ही विजयी होते रहेंगे। आदर्शवादी और लोक सेवी जीवन क्रम अपनाने वाला कोई विरला व्यक्ति ही इतने साधन जुटा सकता है कि इतने महंगे चुनाव का बोझ वहन कर सके। ऐसी दशा में परखे हुए और तपे हुए व्यक्तियों का शासन सूत्र संभाल सकने के स्थान तक पहुंच सकना ही संदिग्ध बना रहेगा। कई राजनीतिक पार्टियां प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए पैसा देती हैं। यह पैसा जिन लोगों से आता है उनका प्रभाव और दबाव उन संस्थाओं पर रहना स्वाभाविक है। फलतः प्रकारांतर से प्रतिनिधि की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण नहीं रह पाती, उसके ऊपर उन व्यक्तियों का दबाव होता है। अधिनायकवाद में प्रजा के वश की बात नहीं होती कि वह परिवर्तन की बात सोच सके। जनतंत्र में यह पूरी गुंजाइश है कि जनता अपनी मनमर्जी के अनुसार औचित्य अथवा अनौचित्य का समर्थन करे, जैसा चाहे वैसा प्रतिनिधि चुने। प्रामाणिक जिम्मेदार लोक सेवियों का चुनाव तभी संभव होगा जब मतदाता अपने दायित्वों को समझें और यह अनुभव करें कि लोकतंत्र ने उन्हें कितना बड़ा अधिकार दिया है। अपने और अपने देश के भाग्य निर्माण कर सकने में उन्हें कितना बड़ा योगदान कर सकने का अवसर प्राप्त है। इतना बड़ा अधिकार उपलब्ध होते हुए भी यदि उसका उपयोग करना न आया तो यही समझना चाहिए कि सोते समय सुरक्षा के लिए नियुक्त बंदर के हाथ में तलवार देकर राजा ने भूल ही की थी। उसके मुंह पर मक्खी बैठी और उड़ाने के लिए बंदर ने तलवार चला दी। फलस्वरूप उसे नाक से ही हाथ धोना पड़ा। अनाड़ी वोटर भी उस बंदर की तरह ही है, जिसे तलवार चलाने के लिए उपयुक्त स्थान और अवसर ढूंढने की समझ नहीं है। छूटा हुआ तीर वापिस नहीं आ सकता, दिया हुआ वोट लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उसका प्रयोग नहीं हुआ है उससे पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि इस राष्ट्र की अमानत और समाज की पवित्र धरोहर की श्रद्धांजलि को कहां अर्पित किया जाए। यह देवता के चरणों में चढ़ाने योग्य है या असुर को सौंपा जाए। वोट किसे दिया जाए किसे न दिया जाए, इसके संबंध में
देश के हित और समाज के भविष्य का ध्यान रखते हुए उपयुक्त पात्र की तलाश की जाए। राष्ट्र को पतन या उत्थान की ओर ले चलने के वोट के रूप में मिले हुए अधिकार और अवसर का दूरदर्शिता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। इस तथ्य को देश के वास्तविक मालिक मतदाताओं को भली भांति समझाया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता दूरदर्शी एवं जिम्मेदार बनकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को समझें और उसे दृढ़ता के साथ निभाएं। वोट केवल उन्हें मिले जो प्रामाणिक एवं ईमानदार हों। चुनाव में वे जीतें जिनके हाथ में न्याय और लोकहित सुरक्षित रहे। ऐसे लोग कथनी से नहीं, करनी से परखे जाने चाहिए और उनके अब तक के क्रियाकलाप को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की भांति देखा जाना चाहिए कि इनके रक्त में अनैतिकता के विष जीवाणु तो नहीं है। जिस प्रकार किसी घातक रोग के रोगी से हम अपनी कन्या का विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं, उसी साहस और विवेक को अपनाकर हमें उन लोगों को वोट देने से इनकार कर देना चाहिए जो नीति, सदाचार और आदर्शों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसके विपरीत प्रचलित ढर्रे को आंख मूंद कर स्वीकारते रहने का अर्थ यह होगा कि राजनैतिक क्षेत्र में अनीति एवं अवांछनीयता को समर्थन प्रोत्साहन देना। इन दिनों प्रजातंत्र जहां भी असफल हो रहा है, वहां यह बात स्पष्ट देखी और समझी जा सकती है। कौन सी राजनीतिक पार्टी श्रेष्ठ है और कौन बेकार, यह प्रश्न कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि प्रायः सभी पार्टियों के सिद्धांत और कार्यक्रम ठीक होते हैं। उनका क्रियान्वयन यदि भली भांति हो सके तो देश की प्रगति में किसी भी पार्टी के सिद्धांत एवं कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। शर्त इतनी भर है कि प्रतिनिधि सच्चे अर्थों में ईमानदार और कर्तव्यपरायण हों। राजतंत्र इन दिनों बदनाम और पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, किंतु किसी समय शासकों के ईमानदार नीतिवान होने से सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रजा के लिए उपयोगी रहा। अच्छे से अच्छे वाद और संगठन जब बुरे लोगों से भर जाते हैं तो उसके परिणाम भी बुरे ही होते हैं। इसलिए इस राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या छापा है, इतना देख लेना पर्याप्त नहीं। सवाल यह है कि उन घोषणाओं को ईमानदारी से पूरा कौन करेगा। यदि व्यक्तियों का स्तर ऊंचा न रहे तो ऊंची घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद भी जो कुछ सामने आएगा वह निराशा और चिंताजनक ही होगा। प्रतिनिधि के चुनाव में उसकी सक्रियता, सूझबूझ, लोक मंगल की भावना, प्रगतिशीलता, प्रतिभा, शिक्षा, योग्यता आदि सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन विशेषताओं के अभाव में सही रूप से प्रतिनिधित्व कर सकना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जाती है वह है चरित्र निष्ठा, ईमानदारी और सज्जनता। आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति हर परिस्थिति में खड़े और डटे रहने का साहस जिसमें है उसे ही प्रतिनिधि योग्य स्वीकार किया जाना चाहिए। शिक्षा, कुशलता अथवा संपन्नता के आधार पर ही किसी को योग्य नहीं मान लिया जाना चाहिए और वह प्रतिनिधित्व के साथ जुड़े हुए कर्तव्यों और दायित्वों को ठीक तरह निभा सकेगा। अच्छा तो यह हो कि इस संबंध में विचारशील, विवेकवान निर्णय लें और इसके लिए व्यक्तिगत परामर्श की पद्धति सर्वोत्तम होगी। सभा सम्मेलनों में तो प्रायः पक्षपात होता है और उसमें उपद्रवी लोगों का ही पल्ला भारी पड़ता है, अतएव सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए विचारशीलों एवं दूरदर्शियों द्वारा विचार विनिमय वाली गोष्ठी ही उपयुक्त माध्यम मानी जानी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों ने जो राग द्वेष का स्वरूप इन दिनों ग्रहण कर लिया है वह भी ऐसे भले लोगों के पहुंचने पर समाप्त होगा। पार्टियों को कसौटी पर कसने की अपेक्षा प्रतिनिधि को उसके चरित्र एवं आदर्शों की कसौटी पर ही कसा जाना चाहिए
और जो उपयुक्तता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो उन्हें ही समर्थन मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न खर्च संबंधी तथा प्रचार व्यवस्था संबंधी रह जाता है। इस भार को उठाना विशुद्ध रूप से मतदाताओं का कर्तव्य है, क्योंकि प्रतिनिधि उन्हीं की सेवा करने जा रहा है। घर में, कारखाने में नौकर रखते समय उसका खर्च भी दिया जाता है। ट्रेनिंग, ड्रेस, किराया, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करनी होती है। मुकदमे में वकील करने पर उसकी फीस भी देनी होती है। प्रतिनिधि जब अपना ही काम करने भेजा जा रहा है तो नियत स्थान तक पहुंचाने का खर्च भी क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। न केवल खर्च वरन प्रचार की व्यवस्था भी उन्हीं लोगों को संभालनी चाहिए। यह कार्य क्षेत्रीय प्रभावशाली एवं समझदार व्यक्तियों द्वारा संपन्न होना ही श्रेयस्कर है। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि मतदाताओं को अपने उत्तरदायित्व समझने एवं कर्तव्य पालन के लिए एक सुव्यवस्थित आंदोलन खड़ा किया जाए। यह आंदोलन राजनैतिक पार्टियों के प्रभाव से सर्वथा विमुक्त हो तथा आंदोलन का नेतृत्व निस्वार्थी, विचारशील, चरित्रवान लोकसेवी करें। आंदोलन की नींव विशुद्ध रूप से देशभक्ति, चरित्र निष्ठा एवं कर्तव्य पालन की जागरूकता उत्पन्न करने के आधार पर खड़ी की जानी चाहिए। राजनीति, धर्म, संप्रदाय, सामाजिक मान्यताओं को इसमें आड़े न आने दिया जाए। इस आंदोलन में सभी विचारशीलों को हाथ बटाने के लिए आगे आना चाहिए। मतदाता को वोट का महत्व और उसके सदुपयोग दुरुपयोग के संभावित भले बुरे परिणामों को भी विस्तार पूर्वक अवगत कराने में प्रौढ़ शिक्षा की विधि व्यवस्था भी अति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब तक इस दिशा में कोई भी कारगर प्रयत्न नहीं हुआ है। किसी ने भी वोटर को उसके वोट का महत्व एवं उसकी पवित्रता का बोध कराने का प्रयास नहीं किया है। संभव है इसलिए न किया गया हो कि उसमें से अधिकांश कड़ी कसौटी पर खोटे सिद्ध हो सकते थे और उनका ही पत्ता कट सकता था। जो अब तक भूल हो गई उसे सुधारा जाना चाहिए। देश की 80% जनता अभी भी अशिक्षित है। उसे सामान्य अक्षरों का भी ज्ञान नहीं है। अपनी एवं अपने वोट की गरिमा का बोध होना तो दूर की बात है। फलतः कितने ही अपनी अज्ञानता, कितने ही प्रलोभन और कितने ही बहकावे में आकर अपने मूल्यवान वोट का सदुपयोग नहीं कर पाते। निहित स्वार्थी मतों को अपनी कुटिलता से छीनने झपटने में सफल हो जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा में देश की जनता को साक्षर बनाने के साथ साथ देश और समाज से जुड़े उनके दायित्वों का भी बोध कराया जा सकता है। शिक्षणकर्ता मतदाता की गरिमा को अवगत कराने और उनके मत का मूल्य समझने के भी पुनीत कार्य करते रह सकते हैं। मतदाताओं को न केवल उनका दायित्व समझाया जाए वरन उपयुक्त प्रतिनिधि छांटने की सांगोपांग विधि व्यवस्था भी बताई जाए। यह कार्य लगता भर छोटा है किंतु है कठिन। जनमानस में विवेक बुद्धि के जागरण की इसे एक समग्र प्रक्रिया समझा जा सकता है। तभी सही व्यक्तियों का चयन संभव है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर जन जन से संपर्क साधना होगा। यह कार्य लोक सेवियों को ही करना होगा। घर घर में पहुंचकर प्रजातंत्र का स्वरूप बताते और उसमें वोट की भूमिका समझानी होगी, ताकि लोग अपने स्वतंत्र विवेक का उपयोग कर बिना किसी दबाव, लोभ या बहकावे में आए विशुद्ध देशभक्ति की भावना से वोट देने के लिए तैयार हों। प्रयास यह भी होना चाहिए, चुनाव के समय पर अवसर की महत्ता समझकर मतदाता स्वयं अन्य सभी कार्य छोड़कर मतदान करने अपने पैरों पहुंच जाने के लिए सहमत हो जाए। किसी प्रकार का खर्च प्रतिनिधि के ऊपर न पड़ने दें। राष्ट्रीय कर्तव्य का अनिवार्य अंग मानकर मतदाता को यह कार्य संपन्न करना चाहिए। उपयुक्त प्रतिनिधि तभी चुने जा सकते हैं। प्रजातंत्र देश एवं समाज की प्रगति में सही रूप में सहायक तभी सिद्ध हो सकता है
जब मतदाता अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वाह के प्रति जागरूक हों। मतदाताओं का जैसा स्तर एवं चयन होगा, वैसे ही व्यक्ति भी शासन की बागडोर संभालेंगे। प्रजातंत्र की सफलता विशुद्ध रूप से मतदाताओं के स्वरूप के ऊपर ही निर्भर करती है। वोट देने का अधिकार राष्ट्र द्वारा नागरिकों को सौंपी गई एक पवित्र अमानत है। इस पवित्र धरोहर की श्रद्धांजलि कहाँ अर्पित की जाए? हर नागरिक को विवेकपूर्ण रीति से यह विचार करना और निर्णय लेना चाहिए।